Today our chapter is an imperial capital Vijayanagar that existed between the time period of 14th century to 16th century. So in this chapter we are going to study about empire, about a city, or we can say about a capital that is Vijayanagar. कि ये कैपिटल जो थी ये कैसी थी, कौन रूल कर रहा था इसे. Now in the introductory portion of this chapter we will study about Vijayanagar. That means the word Vijay Nagar, that means जीता हुआ शहर, that means city of victory was the name of the empire as well as city. ये तो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया कि विजयनगर जो था एक सिटी का नाम भी था, उसके साथ ही साथ एक एम्पायर का नाम भी था. और ये माना जाता है कि इस एम्पायर का फाउंडर कौन रह चुका है. दो ब्रदर्स थे जिनका नाम था हरिहर एंड बुक्का. और ये एम्पायर फाउंड कब हुई थी? 14th सेंचुरी में इन दोनों भाइयों ने ये फाउंड करी थी. और इसके चलते ही इस एम्पायर का एक्सटेंशन जो रहा था, लाइक कहाँ कहाँ पे ये फैली हुई थी एम्पायर, तो वो थी रिवर कृष्णा से लेके इन द नॉर्थ एक्सट्रीम. रिवर कृष्णा जो थी इन द नॉर्थ में थी, वहाँ से लेके टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिसुला. और ये सिटी जो थी डिस्ट्रॉय हो गई थी, रूइन हो गई थी इन द 17th to 18th सेंचुरी. सो अब जब ये सिटी रूइन हो गई है तो हमें इसके बारे में कैसे पता चला? थ्रू द सोर्सेज. सो वो सोर्सेज कौन से थे? जैसे कि ओरल ट्रेडिशंस हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं एंड इंस्क्रिप्शंस हैं, जिनकी वजह से आज हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ पा रहे हैं. और अगर हम ओरल ट्रेडिशंस की बात करें तो ओरल ट्रेडिशंस का मतलब होता है कि जो स्टोरीज़ में हमें पता चले, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें स्टोरीज़ के थ्रू पता चले, जो पुराने टाइम के लोग हमें स्टोरीज़ वगैरह बताते हैं, वो हमारे ओरल ट्रेडिशंस में ही इंक्लूड होती हैं. और इसके साथ ही जो म्यूज़िक है या कोई स्टोरी जो है उसे राइम्स दे के लाइक कंपोज़ कर दिया है, कोई पोइम कंपोज़ कर दी है उसके लिए, या कोई फोक कंपोज़ कर दिया है, तो ये सारा ओरल ट्रेडिशन में ही आता है. और अगर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स की बात करें तो जो रूइंड बिल्डिंग में से आर्कियोलॉजिस्ट जो है निकालते हैं, तो वो है आर्कियोलॉजिस्ट का काम है कि जो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं वहाँ से ढूंढ के निकालना है कि कौन से ओल्ड चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं उस बिल्डिंग को या उस एरिया को के बारे में इंफॉर्मेशन को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए. अब इसके साथ नेक्स्ट जो है मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस तो हमारी क्या है? इंस्क्रिप्शंस में हमारा आता है कि जो भी कुछ लिखी हुई, चाहे वो प्लेट्स हैं या स्टोन स्लैब्स के ऊपर लिखा हुआ है, चाहे वॉल्स के ऊपर लिखा है, दैट इज़ टेम्पल्स की वॉल्स के ऊपर लिखा है, कहीं पे भी हमें कुछ भी लिखा हुआ जो मिलता है वो हमारा इंस्क्रिप्शंस में आता है. और अब देखते हैं कि डिस्कवरी को ऑफ हम्पी, दैट मीन विजयनगर एम्पायर जब रूइन हो गई थी तो उसके बाद कौन से पहले पर्सन थे जिन्होंने उन्हें विजयनगर एम्पायर को एक्सकेवेट किया था या उसे डिस्कवर किया था? तो वो थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिन्होंने 1800 में इस हम्पी को डिस्कवर किया था रूइन में से. एंड उन्होंने वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैप इस साइट का प्रिपेयर किया था. एंड ये सब जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली थी बेसिकली कहाँ से मिली थी? विरूपाक्षा टेम्पल में रहने वाले जो प्रीस्ट थे उनके थ्रू मिली थी. और जो श्राइन थी पंपा देवी की, वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन इनको दी थी. अब 1856 में जो फोटोग्राफर्स थे उन्होंने भी रिकॉर्ड्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी थी. वी कैन से उनकी फ़ोटोग्राफी ने भी काफ़ी हेल्प की हिस्टोरियंस की. एंड 1836 में एपिग्राफिस्ट जो है उनके वर्क से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई हिस्टोरियंस को इस एम्पायर को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए. सो इसके साथ ही ये जो मैंने अब पहले आपसे सोर्सेज डिस्कस किए, वो एज़ वेल एज़ ये फ़ोटोग्राफर्स के एफ़र्ट्स, एपिग्राफिस्ट के एफ़र्ट्स, इनके साथ साथ ही हिस्टोरियंस ने क्या किया, इन सब को
कंबाइन किया विद द फॉरेन अकाउंट्स, जो फॉरेन ट्रेवलर्स ने अकाउंट्स लिखे हुए थे अलग अलग लैंग्वेजेस में, उनकी भी हेल्प ली। दैट मीन इन दोनों को कोरिलेट किया गया। जो सोर्सेज मैंने जितने भी आपके साथ में डिस्कस किए, उन सोर्सेज को विद द फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट के साथ कंबाइन करके देखा गया कि व्हाट इज़ द ट्रुथ। अब इसके साथ ही रायास, नायकास एंड सुल्तान्स की अगर हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर जो थी, डिफरेंट पीपल्स रहते थे वहाँ पे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले थे, वो डिफरेंट रीजन से भी वो बिलोंग करते थे। तो अगर डिफरेंट रीजन से बिलोंग करें दैट में ट्रेडिशंस भी उनके अलग अलग थे। सो नॉर्थ फ्रंटियर की अगर हम बात करें, विजयनगरा किंग्स जो थे वो कम्पीट करते थे विद द सुल्तान ऑफ डेक्कन एंड गजपति रूलर्स के। जो गजपति रूलर्स थे वो उड़ीसा के थे, और ये बेसिकली इनके साथ क्यों कम्पीट करते थे या इनके साथ क्यों इनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, ये चाहते थे कि जो रिवर वैली के रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना चाहते थे विजयनगर के किंग्स जो थे। और सेम डेक्कन के सुल्तान जो थे वो भी यही करना चाहते थे, गजपति रूलर्स वो भी यही सेम चीज़ करना चाहते थे। तो आपस में इसीलिए इनका टाइम टू टाइम क्लैश होता रहता था। इसके साथ ही इंटरेक्शन जब इनके बीच में होती थी, इन स्टेट्स के बीच में, तो उससे क्या थे, आइडियाज़ कुछ शेयर होते थे। तो यहाँ पे क्या है, आर्किटेक्चरल आइडियाज़ शेयर हुए। तो जो रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, उन्होंने बोरो किया बिल्डिंग टेक्निक्स को फ्रॉम दीज एम्पायर्स। जो अदर गजपति रूलर्स ऑफ डेक्कन की बात कर रहे हैं हम लोग, या उड़ीसा के जो रूलर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ से उन्होंने बोरो किया टेक्निक ऑफ बिल्डिंग, एंड इसी को उन्होंने एनहांस करके लेटर ऑन यूज़ किया। सेम कॉपी नहीं किया, बट इसी बिल्डिंग टेक्निक को थोड़ा सा एनहांस किया और इम्प्रूवमेंट्स लाई इसमें, और फिर उन्होंने अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाई। एंड मैक्सिमम वर्क इनका किसके ऊपर है, टेम्पल्स के ऊपर। एंड कुछ जो एरियाज़ थे जो एम्पायर में मर्ज किए थे, लाइक विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल स्टेट्स सच एज चोलास, जो तमिलनाडु के थे, होयसलास जो थे वो कर्नाटका के थे। अब ये जो कुछ एरियाज़ उन्होंने यहाँ पे बताया है कि विजयनगर के किंग्स जो थे उन्होंने कुछ एरियाज़ अपने एरिया में मर्ज किए थे। कौन से एरियाज़, जो चोलास ने रूल किए हुए थे पहले, एंड होयसलास ने रूल किया हुआ था उन एरियाज़ पे पहले से ही। और बेसिकली इन लोगों ने, इन जो विजयनगर रूलर्स थे, इन्होंने यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से सीखा इन्होंने कि इन रूलर्स ने ज़्यादातर इम्पोर्टेंस किसे दी हुई है, टेम्पल्स को। टेम्पल्स इन्होंने बहुत अच्छे बनाए हुए थे, लाइक मैक्सिमम जो ट्रेजर था वो टेम्पल के ऊपर इन्होंने स्पेंड किया हुआ था। ये जो चोलास एंड होयसलास का मानना ये था कि एक रूलर के अंडर टेम्पल जितना ब्यूटीफुल होगा, उससे ही एक रूलर की प्रेस्टीज शो ऑफ होगी। तो यही फार्मूला जो है विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने भी अडॉप्ट करी इन लोगों से, और इन्होंने भी क्या, टेम्पल्स के ऊपर, टेम्पल्स की मेंटेनेंस के ऊपर, टेम्पल्स की रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि उससे इनकी प्रेस्टीज जुड़ी हुई थी। नाउ नेक्स्ट है किंग्स एंड ट्रेडर्स। सो अगर किंग्स एंड ट्रेडर्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि वॉरफेयर के टाइम पे जो थे, लाइक जब वॉर होती थी तो मैक्सिमम वहाँ पे जो पावरफुल क्या रहता था, कैवेलरी का रोल मैक्सिमम रहता था वॉरफेयर के टाइम में। तो इन्होंने क्या किया, हॉर्सेस जो है इम्पोर्टेड स्टार्ट कर दिए यूज़ करना अपनी मिलिट्री में। तो हॉर्सेस वो कहाँ से आते थे, क्योंकि ब्रांडेड हॉर्सेस है, इम्पोर्टेड हॉर्सेस हैं, तो वो अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया से आते थे। एंड इसके साथ ही जो वी कैन से कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइवल किंगडम्स, जो राइवल किंगडम्स थी वो भी इम्पोर्टेड हॉर्सेस का ही यूज़ करना चाहती थी, क्योंकि जीतना तो है, जितना अच्छा हॉर्स है, जितना पावरफुल दमदार हॉर्स है, उतनी ज़्यादा वॉर्स को वो विन कर सकते थे। सो ये आपस में कंपटीशन था, और वी कैन से कि हर कोई अच्छे हॉर्सेस ही चाहता था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेड है बेसिकली ये बीच में इंटरमीडिएटरीज भी होते थे जो इस ट्रेड को कंट्रोल करते। दैट मीन अरब से कोई तो लाएगा जाके हॉर्सेस जो इंडिया में उन्हें सेल करेगा। तो एक नई कम्युनिटी थी जिसका लोकल कम्युनिटीज़ थी
जिसका नाम था मर्चेंट्स, ठीक है, जिनका नाम था उनका जो नाम था वो था कुदिराई चेतीस। कुदिराई चेतीस जो थे ये मर्चेंट कम्युनिटी थी जो हॉर्स के मर्चेंट्स थे, ठीक है, और ये एक्सचेंज ऑफ हॉर्सेस करते थे फ्रॉम अरेबिया और सेंट्रल एशिया टू इंडिया। एंड 1498 में एक और एक्टर यहाँ पे अपेयर हुआ, वो थे पोर्चुगीज़ जो थे वो बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आगे थे और उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री स्टेशंस एंड ट्रेडिंग स्टेशंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि इनके पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी एंड ये मस्केट्स को यूज़ करना भी जानते थे। मस्केट्स यहाँ पे है, गन्स का यूज़ करना ये लोग जानते थे एंड इसकी वजह से ही लाइक इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी इंडियन रूलर्स की नज़रों में कि ये तो बहुत कुछ जानते हैं। इनके पास तो वॉरफेयर के लिए कुछ नई ही स्ट्रेटजीज़ है जिसके साथ ये वॉरफेयर लाइक में एंटर करते हैं। तो विजयनगर जो है एक अच्छी मार्केट भी थी वहाँ पे। किसकी थी वो? स्पाइसेस की, टेक्सटाइल की या प्रीशियस स्टोन्स की। विजयनगर जो है इस मार्केट के लिए भी जाना जाता था जहाँ पे स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन्स जो थे वो सेल किए जाते थे। एंड यही माना जाता था कि जो ट्रेड है वो स्टेटस है इस सिटी के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए लाइक ट्रेड से ही इन सिटीज़ का स्टेटस बढ़ता था। एंड इसके साथ ही जो ट्रेड ही जो है वो बूस्ट करता था, बढ़ावा देता था किसको? वेल्दी लोगों को, कि वो डिमांड करे बड़ी महंगी महंगी चीज़ें जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह वो पसंद करे या उनके लिए ख़रीद के लाया जाए। तो ये सब चीज़ों को वो बूस्ट करती था कौन? ट्रेड सिस्टम। अब देखो रेवेन्यू जो है वो ट्रेड से आता था और रेवेन्यू जो है यूज़ कहाँ होता था? स्टेट की डेवलपमेंट के लिए होता था एंड इससे ही स्टेट जो है वो प्रॉस्पेरिटी स्टेट की दिखती थी। जितनी स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है दैट मीन रेवेन्यू ज़्यादा है, स्टेट की डेवलपमेंट ज़्यादा है, स्टेट की डेवलपमेंट ज़्यादा है तो स्टेट पे प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है। So next is our apogee and decline of the empire. That means एक ऐसा टाइम पीरियड विजयनगर एम्पायर का जब उसने राइज़ किया एंड दूसरा एक ऐसा टाइम जब उसने डिक्लाइन किया। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इस एम्पायर में कौन कौन लोग पावरफुल थे। मिलिट्री कमांडर्स कहते थे हम भी पावरफुल हैं, रूलर्स तो पावरफुल थे ही। अब इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि जो पहली डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की वो थी संगम डायनेस्टी। अब संगम डायनेस्टी कब तक रूल में रही? वो रही 1485 तक। अब संगम डायनेस्टी के बाद सुलूवास आए, सुलूवास भी पावर में रहे 1503 तक। एंड देन तुलुवास आए, तुलुवास के ही रूलर हैं जो है कृष्णदेव राय, जो बहुत ही सक्सेसफुल रूलर रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर थे एंड इनके अंडर ही जो एम्पायर काफ़ी फ्लरिश करी थी। बहुत सारी टेरिटरीज़ जो थी विजयनगरा एम्पायर के अंडर कंट्रोल आ गई थी। तो ये तलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, रूलर थे तलुवा डायनेस्टी के। अब इसके साथ ही ये देखिए कि कृष्णदेव राय के टाइम की अचीवमेंट्स क्या रही हैं। सो कृष्णदेव राय जो थे उनके टाइम की सबसे पहली अचीवमेंट ये रही है कि उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड भी किया एज़ वेल एज़ कंसोलिडेट, दैट मीन मजबूत भी किया। उसे एक्सपेंशन तो हुआ ही, वो सारा एरिया तो ऐड किया ही अपनी टेरिटरी के साथ 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 में क्या किया ये भी ध्यान रखा उन्होंने कि अपनी एम्पायर को मजबूत भी बनाना है, कंसोलिडेट भी करना है। एंड उन्होंने अपने रूलिंग पीरियड में जो तुंगभद्र रिवर से लेके कृष्णा रिवर तक अपना एरिया बना लिया था। एंड इसके साथ क्या है, उड़ीसा के जो गजपति रूलर्स थे एंड सुल्तान जो बीजापुर के थे वो उनके इस टाइम तक दुश्मन बन चुके थे। ऑल्दो जो किंगडम है रिमेन्ड इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, दैट मीन उनका एक मेन पॉइंट था कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में जो उनकी मिलिट्री थी वो ऑलवेज़ रेडी रहती थी टू फाइट। दैट मीन वो कभी भी अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती थी तो मिलिट्री उनकी ऑलरेडी रेडी होती थी
कोई भी उनको टाइम नहीं चाहिए होता था, वो फाइट करने के लिए रेडी है। तो दिस इज़ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। सो इसके साथ ही उनके टाइम पीरियड में जो थी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी इनटू द एम्पायर। आर्किटेक्चरल वर्क की बात करें अगर कृष्णदेव राया, सो हम ये भी कह सकते हैं कि कृष्णदेव राया के टाइम पीरियड में वो तो अच्छे रूलर थे ही, इसके साथ ही उन्होंने कुछ आर्किटेक्चरल वर्क्स भी किए हैं। आर्किटेक्चरल वर्क्स की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ बहुत अच्छे टेम्पल्स बनाए हैं विद ब्यूटीफुल गोपुरम्स, ठीक है, जो साउथ इंडियन टेम्पल्स में हमें देखने को मिलते हैं। एंड इसके साथ ही उन्होंने एक सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर जिसका नाम है नगलपुरम, जो उन्होंने अपने मदर के नाम से रखा हुआ था, नगलपुरम, ये उन्होंने एक टाउन बनाया था, रेजिडेंशियल टाउन हम कह सकते हैं। एंड इसके साथ ही कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है विजयनगरा कम फ्रॉम दिस टाइम और जस्ट आफ्टर, दैट मीन विजयनगर एम्पायर की जो अगर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वो कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड से ही हमें मिलती हैं एंड उनके टाइम पीरियड के बाद में भी हमें मिलती है। उससे पहले जो है हमें इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन उनके इस एम्पायर के बारे में वी कैन से विजयनगर एम्पायर के बारे में नहीं मिलती है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर कि ये जो हम विजयनगर एम्पायर पढ़ रहे हैं, ये विजयनगर जो एरिया है आज के टाइम में वो कर्नाटका स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो विजयनगर जो हम पुराने टाइम का विजयनगर वर्ड पढ़ रहे हैं, ये आज के टाइम में कर्नाटका स्टेट में है। अब इसके साथ ही आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय, सो जब कृष्णदेव राय की डेथ होगी 1529 में, तो अगेन प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। प्रॉब्लम्स क्या है क्रिएट होगी? कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स जो थे उन्होंने रेबल करना स्टार्ट कर दिया। मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री चीफ्स जो थे उन्होंने रेबल करना स्टार्ट कर दिया फॉर द पावर। दे सेड कि वी वांट टू बी पावरफुल एंड अदर्स दे वांट टू से वी वांट टू बी पावरफुल। तो इस तरह से ही ट्रबल क्रिएट हो गया था आफ्टर द डेथ ऑफ द कृष्णदेव राय इन 1529 टू कंट्रोल द टेरिटरी और टू कंट्रोल द किंगडम। इसके साथ ही 1542 में जो सेंटर ऑफ कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो गया था इनटू अनदर रूलिंग लीनेज, दैट इज़ अरबिदूस आगे थे। दैट मीन हमने पहले भी पढ़ा है कि फर्स्ट 3 जो डायनेस्टीज़ हमने पढ़ी थी, उसके बाद जो 4th वन है यहाँ पे अरबिदू डायनेस्टी आ रही है, जो पावर में रही टिल द 17th सेंचुरी, जब तक इस एम्पायर का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। दैट मीन अगर हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिला कि अरबिदूस के टाइम में ही विजयनगरा एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, as indeed earlier, the military ambition of the rulers of Vijayanagar as well as those of the Deccan Sultan resulted in shift of alignments। अब यहाँ पे क्या है, जो विजयनगर के रूलर्स जो थे उनके एम्बिशंस कुछ अलग थे एंड डेक्कन के सुल्तान्स जो थे एंड जो गजपति रूलर्स थे उनके जो एम्बिशंस अलग हो गए थे। बट यहाँ पे एम्बिशंस क्या अलग हुए थे? विजयनगर एम्पायर के रूलर्स जो थे वो अलग हो गए थे एंड जो डेक्कन सुल्तान और गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, उन्होंने हैंड्स अपने ज्वाइन कर लिए थे एक दूसरे के साथ। दैट मीन दोस्ती कर ली थी, किसके खिलाफ लड़ने के लिए? विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। एंड इवेंचुअली दिस लेड टू एन अलायंस ऑफ द सल्तनट्स अगेंस्ट विजयनगरा। दैट मीन जो सुल्तान्स थे और जो उड़ीसा के गजपति रूलर्स थे एंड यहाँ पे गोलकुंडा के भी जो रूलर्स हैं, इन तीनों ने अलाइंसेस बनाए और फाइट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ विजयनगर। एंड इसके साथ ही वन मोर स्टोरीज हेयर। इन 1565 एक चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर एम्पायर के जिनका नाम था राम राय। इन्होंने एक बैटल फाइट की थी जिसका नाम था राक्षसी टंगड़ी एंड ये जगह के नाम से बेसिकली इस बैटल का नाम पड़ा था। इन्होंने यहाँ पे जो जहाँ पे ये बैटल हुई थी उस जगह का नाम था राक्षसी टंगड़ी, जो टली कोटा में है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो फोर्सेस थी कंबाइन हुई थी, किसकी? बीजापुर की यहाँ पे आई थी मिलके, अहमदनगर की एंड गोलकुंडा की, जहाँ पे राम राय की फोर्सेस ने, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर
his means राम राय की forces were routed by the combined armies of बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा। दैट मीन तीनों आर्मीज़ ने मिलके किसको डिफीट कर दिया था, राम राय को। एंड इसके साथ ही द विक्टोरियस आर्मीज़ जो है दैट मीन इन तीन बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा की आर्मीज़ ने क्या किया, सैक किया, दैट मीन प्लंडर किया विजयनगर को अच्छी तरह से। एंड इसके साथ ही विजयनगर एम्पायर आफ्टर फ्यू ईयर्स टोटली ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। एंड नाउ द फोकस ऑफ द एम्पायर शिफ्टेड टू द ईस्ट वेयर द अरबिदु डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम पिनुकोंडा एंड लेटर फ्रॉम Chandragiri near Tirupati. So our next topic is रायास एंड नायकास। यहाँ पे रायास के बारे में तो नहीं बताया मैंने, बिकॉज रायास सिंपली जो किंग्स थे विजयनगर एम्पायर के वो रायास थे, ठीक है। एंड यहाँ पे नायकास की अगर बात करें तो नायकास जो थे मिलिट्री चीफ्स थे। तो मिलिट्री चीफ्स जो थे उनको नायका के नाम से जाना जाता था। अब बेसिकली अब इनकी ड्यूटीज़ क्या थी वो इस टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलिट्री चीफ्स के पास बेसिकली कुछ एम्पायर की पावर्स थी, जैसे कि ये लोग क्या करते थे, कंट्रोल करते थे फोर्ट्स को, सपोर्ट करते, लाइक आर्म्ड सपोर्ट इनके पास थी। इसके साथ ही जो चीफ्स थे ये वन एरिया टू अनदर एरिया मूव करते थे, और इनके साथ कुछ पीजेंट्स भी होते थे जो देखते थे कि फर्टाइल लैंड कौन सी है और वहाँ पे वो सेटल हो जाते थे। अब ये जो चीफ्स थे इन्हीं को नायकास के नाम से भी जाना जाता था। ये क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तेलुगु एंड कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे। मैनी नायकास सबमिटेड टू द अथॉरिटी ऑफ द किंग्स ऑफ विजयनगर, बट दे आफ्टर रेबल एंड had to be subdued by military action. That means sometimes ऐसा भी कुछ situations create हुई हैं जब इन नायकास ने रिवोल्ट किया है, रेबल किया है अगेंस्ट द किंग, एंड किंग को अपनी मिलिट्री एक्शंस के थ्रू इनको कंट्रोल में करना पड़ा। कुछ ऐसा टाइम भी देखने को रहा है पीछे। अब अमर नायकास, पहले तो हमने नायकास की बात करी तो वो मिलिट्री चीफ्स थे। अब अमर नायकास कौन है, ये अमर नायकास जो है एक हम कहेंगे नई कैटेगरी निकल के आई पॉलिटिकल सिस्टम में उस टाइम के विजयनगरा के पॉलिटिकल सिस्टम में। ये जो था इन्होंने कहा है कि हम मान सकते हैं कि ये सेम उसी तरह से था जैसे एकता सिस्टम था दिल्ली सल्तनत का। अमर नायकास जो थे वो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, और वो क्या करते थे, उनको किंग जो था कुछ टेरिटरी दे देता था गवर्न करने के लिए, और इसके साथ ही ये लोग अमर नायकास कलेक्ट करते थे टैक्स और कुछ ड्यूज़ जो पीजेंट से लेते थे, ये लोग क्राफ्ट पर्सन से लेते थे, ट्रेडर्स से लेते थे, अलग अलग एरियाज़ के। अब ये ड्यूटीज़ रहती थी इनकी अमर नायकास की, एंड दे रिटेन्ड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, लाइक कुछ हिस्सा जो रेवेन्यू का जो इन्होंने कलेक्ट किया होता है ये अपने पास रखते थे पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हॉर्सेस, जो ग्रुप ऑफ हॉर्सेस इनके पास रहते थे, एलिफेंट्स जिनका यूज़ इन्होंने वॉरफेयर के टाइम पे करना है, जब किंग जो ऑर्डर करेगा कि भाई मुझे अभी एलिफेंट्स की ज़रूरत है एंड हॉर्सेस की ज़रूरत है, तो अमर नायकास ही सेंड करते थे वो हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स को, तो उनका खर्चा निकाल लिया करते थे ये रेवेन्यू से। अब इसके साथ ही जो कॉन्टीजेंट्स है, दैट में ये ग्रुप ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स जो मिलके एक फाइटिंग फोर्स बनाते थे, ठीक है। एंड इसके साथ ही इन्हीं के थ्रू जो है पूरा साउदर्न पेनिसुला जो है विजयनगरा एम्पायर के रूलर्स ने अपने अंडर कंट्रोल किया था। और कुछ रेवेन्यू जो है यूज़ किया जाता था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल्स एंड इरिगेशन वर्क्स के लिए। दैट मीन कुछ रेवेन्यू का पैसा जो है वो यूज़ कर दिया जाता है टेम्पल्स नए बनाने के लिए, या पुरानों को रिपेयर करने के लिए, या फिर इरिगेशनल वर्क्स के लिए, जैसे कि कैनाल्स बनाए, रिवर्स बनाए, पॉन्ड्स बनाए, सो दैट कि एग्रीकल्चर में भी हेल्प हो सके, जहाँ से उनको रेवेन्यू आता था। अब अमर नायकास की अगर बात करें, वो एनुअली ट्रिब्यूट सेंड करते थे किंग को, किंग के पैलेस में जाते थे एनुअली, और उनको जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो दे देते थे, एंड साथ में कुछ गिफ्ट भी लेके जाते थे एज ए एक्सप्रेशन ऑफ लॉयल्टी कि वी आर लॉयल टू देम। इसके साथ किंग जो है ओकेजनली
लाइक उनकी अमर नायकास की पोस्टिंग भी कर देते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो करते क्या थे, जैसे कि जो लैंड है वो तो किंग के कंट्रोल में ही है, जो अमर नायकास को उन्होंने दी हुई है थोड़े टाइम के लिए कि भाई आप उसे कल्टीवेट करो, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करो, कुछ मुझे दे देना, कुछ खुद रख लेना। तो दैट वही लैंड जो है किंग्स वापस ले लेते थे और नई जगह पे लैंड उनको दे देते थे अमर नायकास को। अब इसके साथ ही ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 17th सेंचुरी मैनी ऑफ द नायका इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम। दैट मीन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो नायकास जो है अपनी कुछ वी कैन से कि स्मार्टनेस की वजह से उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी बना ली, कुछ नायकास ने, सब ने नहीं, कुछ नायकास ने। एंड इसी ये भी एक रीज़न बन गया कोलैप्स ऑफ द लाइक सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर, ये भी एक रीज़न रहा है collapse of the Vijayanagara Empire. So that's all for today.